हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 दैट इज टिश्यू। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में, यानी कि जंतु ऊतकों के बारे में, जिसमें आपने कहा कि जो जंतु ऊतक होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से आपने यहाँ पे डिस्कस किया एपिथेलियल टिश्यू और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में, और एनिमल टिश्यू में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की, यानी कि संयोजी ऊतक की, जिसमें आपने पढ़ा है तरल ऊतक यानी कि फ्लूइड टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा है, और आप पढ़ चुके हैं स्केलेटल टिश्यू के बारे में, जिसमें आपने बोन के बारे में पढ़ा और कार्टिलेज के बारे में पढ़ा। हम बात कर रहे थे यहाँ पे एरियोलर टिश्यू के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है एरियोलर टिश्यू। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है? आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा है, लोकेशन पढ़ी है, फंक्शन पढ़े हैं। हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की, और अभी तक हमने क्या बात की? हमने कहा जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो संयोजी ऊतक होते हैं, वो क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के आपने देखे हैं, ठीक है। तो जो संयोजी ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं? मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहते हैं। और मैट्रिक्स क्या होता है? अलग अलग हो सकता है, कि जैसे हमने कहा डेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, और जेली लाइक हो सकता है। यानी कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो संयोजी ऊतक के आधार पर, उसके कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार का होगा। जब हमने बात की है डेंस की, इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो सघन है। हमने बात की है रिजिड की, इसका मतलब मैट्रिक्स कैसा है? टफ है। और जब हम बात कर रहे थे बोन की, जब हम बात कर रहे थे बोन के बारे में, तो आपने क्या कहा? मैट्रिक्स कैसा है? रिजिड है। इसीलिए हमारी बोन कैसी होती हैं? टफ होती हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगर आपने कहा कि जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड है, तो हमने बात की है यहाँ पे ब्लड की। आपने कहा जो ब्लड है, जो ब्लड सेल्स होती हैं, उसका जो मैट्रिक्स होता है, जहाँ पे ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम मैट्रिक्स कह रहे हैं। और मैट्रिक्स कैसा है? हमने कहा फ्लूइड है। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हम बात कर रहे थे किसकी? हमने कहा बोन के बारे में। तो बोन आपको पता है उसके फंक्शन क्या होते हैं। बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो हमने कहा किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। चलिए, तो हमने कहा जो बोन है, बोन क्या बनाती है? हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को एक फ्रेम देती है। क्या होगा? हमारी बॉडी को क्या देती है? फ्रेम देती है, एक स्ट्रक्चर देती है। और इसका मैट्रिक्स यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर के बना होता है, ठीक है। कैसा इसका मैट्रिक्स होगा? आपने कहा कि इसका जो मैट्रिक्स है वो रिजिड है, ठीक है। कैसा इसका मैट्रिक्स? रिजिड है, यानी कि कठोर है। इसीलिए हमारी जो बोन्स होती हैं वो कठोर होती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने कहा था जो बोन है आप बोन को मोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। हमारी बोन कैसी होती हैं? टफ होती हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर का एक निश्चित क्या होता है? आकार होता है। इसके अलावा क्या होता है? जो बोन होती हैं, सबसे पहला काम तो ये कि हमारे शरीर को एक ढांचा देती हैं। दूसरा, हमने कहा कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उन्हें सपोर्ट करती है। क्या बात की? हमने कहा पहले हमारी क्या होगी? स्किन होती है। स्किन के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं? मसल्स होते हैं, और मसल्स के अंदर बोन होते हैं, और बोन के अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं। तो क्या होता है? जो बोन होती है वो एक बाहर का ढांचा बनाती है, जिससे कि हमारे इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं, चाहे आप लिवर की बात करें, किडनी की बात करें, लंग्स की बात करें, सारे किसमें होते हैं? अंदर सुरक्षित होते हैं। इतनी बात क्लियर है? इसी के साथ आपने जब प्रीवियस लेक्चर में बोन का स्ट्रक्चर देखा था, तो आपने कहा था कि बोन में क्या होता है? बोन मैरो होती है, और इसी बोन मैरो से ब्लड सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो आपने क्या कहा? बोन कहाँ पाई जाती है? पूरी बॉडी में पाई जाती है। फंक्शन आपने देख लिए हैं, और आपने ये देखा कि जो हड्डी होती है, जो बोन होती है, वो किस प्रकार के मैट्रिक्स से बनी होती है। चलिए, नेक्स्ट हमने बात की थी कार्टिलेज की, ठीक है। हमने कहा जो कार्टिलेज होता है वो कहाँ पे होता है? जॉइंट्स ऑफ बोन, बोन के जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, और क्या करता है? स्मूथ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। हमने कहा जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्यों होता है? क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो किस चीज से मिलकर बना है? हमने कहा प्रोटीन और शुगर से मिलकर के बना है। हमने कहा कि इसका जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन और शुगर से मिलकर के यहाँ पे बना है, और इसका जो मैट्रिक्स होगा वो बोन के मैट्रिक्स के कंपैरिजन में फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा। इसीलिए क्या होता है? जो कार्टिलेज है वो हड्डियों के जोड़ों के ऊपर मौजूद होता है, और जोड़ों के ऊपर मौजूद है, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं? इजिली अपनी जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें मूव कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहाँ पे होता है? हमने कहा नोज टिप पे होता है, एयर पिन्ना पे होता है, ट्रैकिया और लैरिंग्स पे होता है, ठीक है। यानी कि नाक की जो नोक होती है, कान का जो पिन्ना होता है, श्वास नली और स्वर यंत्र में
पाया जाता है कार्टिलेज। तो हमने कहा था कि जब भी आपको देखना होगा कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस है, आप अपना एयर पिन्ना मोड़ के देखते हैं। आपकी जो नाक होती है, जो नोज टिप होती है, वहाँ आपको अंदर हड्डी नुमा कोई संरचना दिखाई देती है और वहाँ पे वो जो हड्डी नुमा संरचना होती है वो क्या होती है, मूव होती है इधर उधर, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जा रही है उसमें, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आपने क्या कहा कि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी को। तो आपने देखा कार्टिलेज के बारे में और बोन के बारे में, कहाँ कहाँ पाया जाता है कार्टिलेज, क्या उसका फंक्शन होता है। आपने कहा कि जो कार्टिलेज है वो क्या होता है, जॉइंट्स में पाया जाता है, बोन के जॉइंट्स में। ये दो बोन का जॉइंट है और यहाँ पे बीच में क्या पाया जाएगा, कार्टिलेज पाया जाएगा। कैसा होता है, व्हाइटिश होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, व्हाइटिश होता है। तो ये कार्टिलेज क्या होता है, जब भी आपकी जो बोन है वो मूव करेगी इधर उधर तो दो हड्डियों को घिसने नहीं देगा। क्या होगा, हड्डियों को घिसने नहीं देगा। और अगर आपकी हड्डियां घिसेंगी तो क्या होता है, आपको पेन होता है। तो कार्टिलेज अगर पर्याप्त मात्रा में है तो आप इजीली क्या करते हैं, अपने जॉइंट्स को मूव करते हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है आपके, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि उनके घुटनों में दर्द है, उनके जॉइंट्स में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। ये होता है क्योंकि कार्टिलेज कम हो गया है। कार्टिलेज कम हो गया तो दो हड्डियां आपस में घिसने लगी हैं, और अगर दो हड्डियां घिस रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो पेन करेगी। क्योंकि आपने क्या कहा था, हड्डी के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे न्यूरॉन होते हैं वो भी वहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का फ्लो भी होगा। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड का फ्लो भी होगा, इम्पल्स भी यहाँ पे पास होंगे। तो इतनी बात क्लियर है, आपने पढ़ा बोन और कार्टिलेज के बारे में। चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, और हमने कहा जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन, हमने कहा लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने क्या बात की, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो दो प्रकार का है। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो हमने क्या बात की है, जो आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है दो प्रकार का होता है, लूज और डेंस। या तो आप उसे लूज कनेक्टिव टिश्यू कहिए, या लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहिए, या डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहिए, या फिर डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहिए। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। फिर जब हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के, आप दो प्रकार के टिश्यू यहाँ पे पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे टेंडोन के बारे में और आप पढ़ेंगे लिगामेंट के बारे में। ठीक है, जो यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा, अब डेंस का मतलब क्या है, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसका जो मैट्रिक्स होगा कैसा होगा, डेंस होगा, सघन होगा। हमने बात की थी, हम बात ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू का कोई ना कोई मैट्रिक्स होगा। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, लूज होगा। इसकी जो सेल्स होंगी इनके बीच में क्या होगा, स्थान होगा। जो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होती हैं उनकी कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, स्थान होता है, यानी कि लूजली क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, बहुत सारे टिश्यू होंगे, और जब बहुत सारे टिश्यू होंगे तो वो डेंस वहां पे हो जाते हैं। मैट्रिक्स कैसा होगा, डेंस वहां पे होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंस पता करना है कि दोनों में, दोनों के नाम ही हमें बता रहे हैं। लूज का मतलब है कि इनमें क्या होगा, मैट्रिक्स कैसा है, लूज है, क्योंकि कोशिकाओं के बीच में क्या है, स्थान है। ठीक है, डेंस का मतलब है कि डेंस यानी कि सघन, यानी कि जिसे आप साधारण भाषा में गाढ़ा भी कहते हैं। तो डेंस का मतलब है बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा कैसा होगा, डेंस होगा। अगर मैट्रिक्स डेंस है तो जो टिश्यू है वो भी उसी प्रकार का होगा। अगर मैट्रिक्स लूज है तो टिश्यू भी उसी प्रकार का होगा। जैसे कि अभी हमने बात की, जब हम बात कर रहे थे बोन की, हमने कहा बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, रिजिड होता है। रिजिड का मतलब होता है टफ, यानी कि जटिल, यानी कि कठोर। तो अगर बोन का मैट्रिक्स कठोर था तो बोन कैसी थी, कठोर थी। ठीक है,
हमने कहा जो रक्त है, जो ब्लड है, ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो कैसा था, लिक्विड था। तो ब्लड का मैट्रिक्स लिक्विड फॉर्म में था, तरल अवस्था में था, तो ब्लड भी आपको तरल अवस्था में मिलेगा। सेम वही चीज यहाँ पे लागू होगी। हमने कहा लूज कनेक्टिव टिश्यू है, अगर यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स लूज है तो कनेक्टिव जो यहाँ पे टिश्यू होगा वो भी कैसा होगा, लूज होगा। ठीक है, अगर हमने कहा मैट्रिक्स यहाँ पे डेंस है तो टिश्यू भी कैसा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा रिजिड होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो पढ़ लेते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आपने पढ़ा इट इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रेजेंट थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले तो आपको लोकेशन बताई गई है कि ये जो संयोजी ऊतक है ये पूरे मानव शरीर में मौजूद होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जब आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, आपने कहा था कहाँ कहाँ एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, आपने ये देखा। जब आप कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे तो आपने ब्लड के बारे में पढ़ा, आपने कहा कि ब्लड भी पूरी बॉडी में होता है। क्या होता है, पूरी बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि जहाँ पे आप कहेंगे ब्लड नहीं यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपने बात की है यहाँ पे बोन की। आपने कहा कि बोन तो पूरा स्ट्रक्चर ही बोन वहां पे बना रहे हैं। फिर आपने कार्टिलेज को देखा, आपने कहा कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। वैसे ही आपको बताया गया कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट आपको कहा गया है इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, मसल्स एंड मैनी अदर टिश्यूज। ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है और अंगों, मांसपेशियों और कई अन्य ऊतकों की रक्षा करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू बाइंड द स्किन टुगेदर। यहाँ पे ये क्या करेगा, त्वचा को एक साथ बांधने में भी मदद करेगा। कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्किन बनी होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। और किस प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू है, हमने कहा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का मतलब यहाँ पे है, अगर आप सिंपली बात करेंगे यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू की, देखिए हमने एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार जब पढ़े थे, आपने जब यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार पढ़े थे तो आपने स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आपने पढ़ा था यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो आपने क्या कहा, स्क्वैमस होता है, क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनर होता है। तो यहाँ पे जो स्किन बनी होती है वो किस प्रकार की बनी होती है, हमने कहा यहाँ पे, आपने जब यहाँ पे देखा था तो हमने कहा था जो स्किन बनी होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। यानी कि कौन सा यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, स्क्वैमस। ठीक है, स्क्वैमस है, लेकिन स्क्वैमस भी किस प्रकार का है, आपने कहा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। ठीक है, किस प्रकार का है, स्ट्रेटिफाइड है। अगर आप सिंपल स्क्वैमस कह रहे हैं तो सिंपल स्क्वैमस का मतलब है सिंगल लेयर है, और अगर आप स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कह रहे हैं तो हमने कहा कि ये क्या है, बहुत सारी लेयर है। आप देख रहे हैं एक लेयर ये है, एक लेयर ये, इसी प्रकार से बहुत सारी लेयर यहाँ पे होती है। तो हमारी जो स्किन है वो बहुत सारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी है। और आपस में कौन ज्वाइंट इन्हें कर रहा है, आपने कहा एरियोलर टिश्यू क्या करता है, इन्हें ज्वाइंट करता है। आप देख रहे हैं ये आपको सिंगल लेयर दिख रही है, यहाँ पे आपको बहुत सारी लेयर दिखाई दे रही हैं। तो ये जो बहुत सारी लेयर आपस में कनेक्टेड होंगी, किससे होंगी, एरियोलर टिश्यू से होंगी। तो आपको डिफरेंस पता चला। चलिए, तो आपने क्या कहा कि त्वचा को एक साथ बांधने में क्या करती हैं, मदद करती है। Provides a protective framework that keeps major structures in place and ऑफर सपोर्ट। ये क्या करती है, सुरक्षात्मक ढांचा प्रदान करती है जो प्रमुख संरचनाओं को यथास्थान रखता है और सहायता प्रदान करता है। अब क्या होगा, हमने कहा था जो एरियोलर टिश्यू होते हैं वो स्किन को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, प्लस स्किन और मसल्स को भी क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो एरियोलर टिश्यू है जो कि स्किन को बाइंड करता है, जो हमारी त्वचा होती है उसके अलग अलग लेयर को एक साथ बांधता है, वो कौन से प्रकार का टिश्यू है, तो आप कहेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू या फिर लूज एरियोलर टिश्यू। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। ये आपको एरियोलर टिश्यू दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किस किस चीज से मिलकर के बना है। सबसे पहले यहाँ पे आती है सेल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है फैट सेल्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ लिपिड। यहाँ पे क्या होता है, लिपिड का सिक्रीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फाइब्रोब्लास्ट। दे आर प्रेजेंट इन द हाइस्ट अमाउंट इन द एरियोलर टिश्यू। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ फाइबर। अब जो यहाँ पे नाम है वही बता रहे हैं कि जो फैट सेल्स होती है फैट का सिक्रीशन कर रही हैं। जो
फाइब्रोब्लास्ट होती हैं वो फाइबर्स का सिक्रीशन कर रही हैं। नेक्स्ट आती है मास्ट सेल, दे रिलीज हिस्टामिन दैट प्लेज अ रोल इन अ एलर्जिक रिएक्शन। अब यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में तब आप हिस्टामिन के बारे में पढ़ेंगे और आप देखेंगे किस प्रकार से वो इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपके एलर्जिक रिएक्शन को वहां पे बताने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा मैक्रोफेजेस, दे ईट एनी जर्म्स और इन्फेक्शन सेल्स इन द बॉडी। अब देखिए जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये क्या करते हैं, हमने बात की थी जब भी आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है यानी कि कोई ऐसी कोशिका आ गई है, कोई ऐसा जीव आ गया है जो कि आपके लिए हानिकारक है और आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो वहां पे क्या होता है आपकी जो इम्यून सेल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वो आसानी से डिटेक्ट कर लेती हैं कि कौन सा आपकी खुद की सेल है और कौन सी फॉरेन सेल है। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही इन्हें पता चलेगा ये फॉरेन सेल है, कोई जर्म्स है, कोई माइक्रोब है जो कि आपके लिए हार्मफुल है, तो ये आसानी से इन्हें क्या कर देती हैं, खा जाती हैं। ठीक है, देखिए जैसे होता क्या है, ये आपकी अपनी सेल है, ये कोई फॉरेन पार्टिकल है। अब क्या होगा, ये फॉरेन पार्टिकल को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा किसके द्वारा, आपकी अपनी इम्यून सेल्स के द्वारा। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो आपकी जो इम्यून सेल्स हैं वो धीरे धीरे इसके पास आएंगे और इसे अपने अंदर ले लेती हैं और इसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो क्या कहा जाता है कि जो मैक्रोफेजेस है वो जर्म्स को क्या किया, उन्होंने खा लिया है। खाने का मतलब है कि उन्होंने अपने अंदर ले करके उसे क्या किया, डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स, और ये क्या करती हैं, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज क्या होती हैं, देखिए एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने बात की थी यहाँ पे वैक्सीन की, हम वैक्सीन की बात कर रहे थे, हमने कहा हम वैक्सीन को क्यों करवाते हैं, तो वैक्सीन को हम इसलिए करते हैं ताकि वहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सके। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जैसे कि आपने अभी कहा आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर आपके क्या है, इम्यून सेल्स होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, कोई जर्म्स आ गया है या कोई ऐसा हानिकारक जीवाणु आ गया जो आपके लिए हानिकारक है, वहाँ पे क्या होती है, आपकी जो सेल्स होती हैं वो वहाँ पे पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगी, जो आपकी इम्यून सेल्स होंगी उसे आइडेंटिफाई करती हैं यानी कि पहचानती हैं। और पहचानने के लिए क्या होता है, देखिए हर सेल के पास क्या होता है, एंटीजन होता है। ठीक है, हर सेल के पास क्या होगा, एंटीजन होगा। अब एंटीजन होता है तो एंटीजन एज अ नेम प्लेट काम करता है, जैसे कि आपने अपने घरों में देखा है कि आप क्या करते हैं, नेम प्लेट लगाते हैं। आपने कहा जो एंटीजन होते हैं वो एज अ नेम प्लेट होते हैं, हर एक सेल में एंटीजन होते हैं, यही इन्हीं एंटीजन के द्वारा पहचाना जाता है कौन सी अपनी सेल है कौन सी फॉरेन सेल है। ठीक है, अब जब एंटीजन के द्वारा आपने पहचाना यानी कि हमारे इम्यून सेल्स ने पहचाना कि ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगी, इनके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेंगी, एंटीबॉडीज को बनाएंगे। अब यही एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इस सेल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करती हैं। तो इसी एंटीजन के अगेंस्ट जब एंटीबॉडीज एक बार बन जाती हैं तो वो एंटीबॉडीज फिर हमेशा रह जाती हैं। अगर सेम पार्टिकल, सेम जो फॉरेन पार्टिकल है, सेम जो हानिकारक जीवाणु है या हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वहाँ पे हमारे पास एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, आसानी से उस जर्म्स को किल कर देती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये तो थी सारी सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। फैट सेल्स हो गई हैं, फाइब्रोब्लास्ट हो गया है, मास्ट सेल आ गई हैं, मैक्रोफेजेस आ गए हैं, प्लाज्मा सेल आ गई है। अब फाइबर की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले है कोलेजन फाइबर्स, दे प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ टू द टिश्यूज। इलास्टिन फाइबर में आपको कहा गया है दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द टिश्यूज। ग्राउंड सब्सटेंस में कहा गया है इट इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स दैट होल्ड सेल्स एंड फाइबर्स ऑफ द टिश्यू। अब आपको देखिए अगर आप इतना डिटेल में याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की क्या बताई गई हैं, सेल्स बताई गई हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस आपको दिखाए गए हैं, फाइब्रोब्लास्ट आपको दिखाया गया है, कोलेजन फाइबर्स आपको दिखाए गए हैं और मास्ट सेल आपको दिखाई गई है। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आपको ध्यान में रखने की इनका काम क्या होता है। मास्ट सेल हो गया है, मैक्रोफेजेस यहाँ पे हो गए हैं, तो ये किसका है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब है जब भी आप बात करेंगे इम्यूनिटी की, इम्यून सिस्टम की, तब आप एरियोलर टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है,
इतनी बात क्लियर है। तो आपने क्या करना है, इन नामों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि जो एरियोलर टिश्यू है वो कितने प्रकार का होता है। हमने कहा दो, लूज और कनेक्टिव टिश्यू, लूज और डेंस टिश्यू। ठीक है, लूज कहाँ पे पाया जा रहा है, आपने कहा कि स्किन को कनेक्ट करता है। ठीक है, स्किन को मसल से कनेक्ट करता है, शरीर में लचीलापन प्रोवाइड कराता है, टिश्यू मसल्स को क्या करता है, सपोर्ट और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, क्या क्या आपने पढ़ा, आपने कहा वसा कोशिकाएं होती हैं जो लिपिड का श्रावण करती हैं। फाइब्रोब्लास्ट होता है जो कि फाइबर या तंतुओं के श्रावण के लिए जिम्मेदार है। मास्ट कोशिकाएं होती हैं, मस्त नहीं होगा, मास्ट सेल होगा। ठीक है, मास्ट जो सेल होती हैं वो हिस्टामिन को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, जो कि एलर्जी प्रतिक्रियाओं में क्या करता है, भूमिका निभाता है। मैक्रोफेज होते हैं, ये क्या करते हैं, जो संक्रामक कोशिकाएं होती हैं उन्हें खा जाते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगी। कोलेजन फाइबर क्या करता है, ऊतकों को तन्य शक्ति प्रदान करता है। इलास्टिन क्या करेगा, इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जो ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं ये द्रव मैट्रिक्स है जो ऊतक की कोशिकाओं और तंतुओं को धारण करती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब आपके पास आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये किसका टाइप है, ये टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का। चलिए, अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, पहला है लिगामेंट और दूसरा है टेंडोन। अब आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, पहला है लिगामेंट, दूसरा है टेंडोन। किसका पार्ट है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है इसका मैट्रिक्स कैसा होगा, डेंस होगा, और इसीलिए जो यहाँ पे लिगामेंट होते हैं और टेंडोन होते हैं वो कैसे होंगे, डेंस होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेकिन कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे लिगामेंट की, और लिगामेंट को पढ़ने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बी, एल और बी, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है बीएलबी का मतलब, बी का मतलब होता है बोन, एल का मतलब होता है लिगामेंट। ठीक है, और फिर से बी का मतलब होता है बोन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दो बोन को जोड़ने का जो काम करेगा वो होगा लिगामेंट, और इसे आप याद करेंगे बीएलबी से। ठीक है, अब आप अपनी तरीके से अलग अलग चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हैं याद करने के लिए। तो आप बीएलबी से भी इसे याद कर सकते हैं। बीएलबी का मतलब है बी से है बोन, एल से है लिगामेंट और बी से है बोन। क्या होता है कि जो लिगामेंट और टेंडोन है उसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, जो लिगामेंट और बोन, जो लिगामेंट और टेंडोन है, तो उसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप कोई भी निमोनिक यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि दो बोन को जोड़ने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, लिगामेंट करेगा। आप इमेज देख लेते हैं। आपने कहा एक बोन आपके पास ये आ गई है, एक बोन आपके पास ये आ गई है। ठीक है, एक नीचे वाली बोन है और एक ऊपर वाली बोन है। नीचे आपको यहाँ पे कुछ हल्का सा पिंक कलर में क्या दिखाई, जो भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पे लिगामेंट। ठीक है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पिंक कलर में, ये भी आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, लिगामेंट है, यानी कि दो बोन को जोड़ने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, लिगामेंट कर रहा है। तो पढ़ लेते हैं लिगामेंट के बारे में। A ligament connects two bones together। ठीक है, यानी कि लिगामेंट क्या करेगा, दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। It has elasticity that facilitates the connection। ठीक है, कि लिगामेंट्स कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होंगे लेकिन इलास्टिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें कहा गया द सेल्स ऑफ लिगामेंट्स हैव अ लिटिल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या आता है, मैट्रिक्स लिटिल होगा। क्यों लिटिल होगा, क्योंकि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है। ठीक है, सघन संयोजी ऊतक का प्रकार है कौन, लिगामेंट। और सघन क्यों है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स क्या होगा, कम होगा, और कैसा होगा, सघन होगा। तो इतनी बात क्लियर है। आपको क्या करना है, लिगामेंट को देखना है, लिगामेंट के फंक्शन आपने देखने हैं। चलिए, तो ये आपने पढ़ा लिगामेंट के बारे में। दूसरा हमारे पास आता है टेंडोन। तो टेंडोन आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने क्या देखा, टेंडोन किस किस के बीच में, आप ध्यान दीजिए। आपने कहा ये बोन है और ये है मसल्स, और बीच में क्या है, टेंडोन है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि टेंडोन का काम क्या होता है, टेंडोन का काम है बोन और मसल्स को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, और लिगामेंट का काम क्या होगा, दो बोन को आपस में जोड़ना। इसीलिए क्या होता है, लिगामेंट और जो
टेंडोन होता है, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो लिगामेंट को आप रखेंगे BLV से यार, बाकी बचा आपके पास टेंडोन, और टेंडोन का फंक्शन क्या है, बोन और मसल्स को कनेक्ट करना। कितनी बात क्लियर है? तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे टेंडोन के बारे में। आपने कहा द टेंडोन टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग बोन्स एंड मसल्स टुगेदर। दे हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी बट वेरी ग्रेट स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो टेंडोन होता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, लेकिन इनमें जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे लिगामेंट की, तो यहाँ पे लिगामेंट क्या आता है, ये इलास्टिसिटी यहाँ पे पाई जाती है। दोनों का कंपैरिजन करें तो लिगामेंट में जो इलास्टिसिटी है वो पाई जा रही है, थोड़ा ज़्यादा पाई जाती है। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पे टेंडोन की, तो टेंडोन में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम पाई जाती है। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि लिगामेंट में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी क्यों पाई जा रही है, ज़्यादा इलास्टिसिटी क्यों पाई जा रही है? क्योंकि दो बोन को कनेक्ट कर रहा है, और जहाँ से दो बोन कनेक्ट हो रही है वहाँ पे आप क्या कहते हैं, जॉइंट यहाँ पे होता है, और जॉइंट को आप क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो आप आसानी से मूव कर सकें, इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। वही हम बात करें कि अब जहाँ पे बोन और मसल्स कनेक्टेड हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आपने मूव किया अपने हाथ को या अपने किसी भी बॉडी पार्ट को और आपकी मसल्स अलग चली गई हैं और बोन अलग चली गई है, क्योंकि मसल्स और बोन का जो यहाँ पे कनेक्शन होगा वो फिक्स होता है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या पाई जाती है, इलास्टिसिटी कम पाई जाती है। तो क्या पढ़ा आपने पढ़ा एरियोलर टिश्यू के बारे में। एरियोलर टिश्यू हमने कहा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हमने कहे? हमने कहा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वो लूजली क्या होती हैं, कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। इसका मतलब उनके बीच में जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, लूज होगा। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? हमने कहा कि ये क्या पूरी बॉडी में पाई जाती हैं। स्किन को आपस में कनेक्ट करती हैं, जो स्किन है, जो त्वचा है, उसकी अलग अलग परतों को आपस में कनेक्ट करेंगे। इसी के साथ क्या होगा, इसके स्किन और मसल्स को भी आपस में कनेक्ट करती हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप हमने कहा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और अब ध्यान देखिए ये एरियोलर के ही टाइप हैं। ठीक है, तो हमने कहा सेकंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपने पढ़ा टेंडोन के बारे में और आपने पढ़ा लिगामेंट के बारे में। आपने कहा लिगामेंट क्या करता है, दो बोन को कनेक्ट करता है आपस में, और टेंडोन क्या करेगा, बोन और मसल्स को आपस में कनेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के बारे में आपको बताया गया है फैट आर स्टोर्ड इन अवर बॉडी इन द एडिपोज टिश्यू। जो हमारे बॉडी में फैट होता है वो एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग मोटे होते हैं उन्हें ठंड कम लगती है। क्यों कम लग रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो एडिपोज टिश्यू है वो भरपूर मात्रा में होता है। एडिपोज टिश्यू भरपूर मात्रा में है तो इसका मतलब है कि जो फैट का डिपोजिशन है वो अच्छी मात्रा में है, और फैट का डिपोजिशन होगा तो यहाँ पे क्या होती है, आपको ठंड कम लगती है। ठीक है, यानी कि वसा हमारे शरीर में वसा ऊतकों में जमा होता है। दे आर फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कहाँ पे पाए जाते हैं, त्वचा के नीचे और शरीर के अंगों के बीच में पाए जाते हैं। यानी कि जो हीट एक्सचेंज हो रही है वो उसे कम कर देंगे। जिसकी बॉडी में एडिपोज टिश्यू भरपूर मात्रा में होगा, यानी कि जो फैट का डिपोजिशन है वो अच्छी मात्रा में होगा, तो यहाँ पे जो हीट का एक्सचेंज है वो कम होगा, आपको क्या लगेगी, ठंड कम लगेगी। वहीं जो कमजोर लोग होते हैं उनमें क्या होता है, जो एडिपोज टिश्यू है वो कम होता है, इसका मतलब फैट का डिपोजिशन कम है और उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। आपने क्या पढ़ा यहाँ पे अभी तक, कितने प्रकार के टिश्यू आपने पढ़ लिए हैं? आपने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ लिया है तरल ऊतकों के बारे में, स्केलेटल टिश्यू के बारे में, एडिपोज टिश्यू के बारे में और एरियोलर टिश्यू के बारे में, और इसी के साथ आपने कनेक्टिव टिश्यू को पूरा पढ़ लिया है। चलिए, सो क्लास आज आपने पढ़ा यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, और कनेक्टिव टिश्यू के आपने चारों ही पार्ट को यहाँ पे स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे मसल्स टिश्यू के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।